देखिए कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद रहे होंगे। मैंने क्वेश्चन किस टाइप के कराए थे कल की क्लास में? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने कल डिस्कस कर लिए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद रहे होंगे। कुछ अलग लेवल के क्वेश्चंस करने हैं आज हम लोगों को। केस बेस्ड स्टडी टाइप के क्वेश्चंस इसी तरह के होते हैं। लिखिए द एनर्जी लेवल डायग्राम, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। पहला क्वेश्चन है द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर शोन इन फिगर। The energy level of an atom are shown in the diagram. The energy level of an atom are shown in the diagram. बोर्ड वाले अक्सर बोर्ड को इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पसंद आते हैं, मतलब उनको देखने में लगे बड़े लेकिन वो हो नहीं उतने बड़े, ठीक है ना। तो देखने में बड़ा सा लगेगा क्वेश्चन, आपको देख करके पता नहीं क्या दे दिया। The energy level of an atom are shown in figure, या in diagram. Which of the transition will result in the emission? पहले एक बार सुन लो। ये A है, ये B है, एक मिनट, 10, ये है 10 माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लीज ध्यान दे भाई, सुनिए। ठीक है, आपको 4 ट्रांजिशन दिए हैं। एक ट्रांजिशन ए का है, एक ट्रांजिशन ये है, और एक ट्रांजिशन ये है, और एक ट्रांजिशन ये है। ये डी, ये सी, ये बी। प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है। उसने कहा बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन करस्पॉन्ड्स द wavelength as 275 नैनोमीटर। मैं फिर कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए क्योंकि जनरली जब आप आगे बोलते हैं ना पेपर के बाद कि सर ये क्वेश्चन देखिए, जो सीधे साधे क्वेश्चन तो नहीं दिए हैं, है ना। सही बताना, ध्यान से देखकर, इतनी जल्दीबाजी ना क्या करो, इतनी जल्दीबाजी नहीं है, गलत है, ठीक है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? 495 नैनोमीटर। मतलब कुल मिला के दो बातें हैं, आपको बताना है कौन सा ट्रांजिशन। पहली बात ये ट्रांजिशन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए यहां से जंप मार रहा है, यहां आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मार रहा है, यहां आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मार रहा है, यहां आ रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मार के आ रहा है। बताओ कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, मतलब इसमें से कौन से ट्रांजिशन की वेवलेंथ 275 नैनोमीटर के आसपास होगी? क्या चीज? नहीं, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं अभी, क्योंकि यहाँ -10 दिया है तो कहां से हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके बेस पर करिए, ठीक है ना, जो डायग्राम दिया है। इसलिए तो ऐसा केस बेस्ड स्टडी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जनरली, ठीक है। यही है सेम, ये देखो। अब मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को, मजाक नहीं, एग्जैक्ट मैं 1% भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो पेपर में आया क्वेश्चन ना, आगे भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है। वो पेपर तो सबका सेम ही होगा जो फाइनल होगा, और मैंने ये फाइनल के हिसाब से सोच के बताया कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। कारण क्योंकि मैं प्यारे बोर्ड में बैठे हुए लोगों की सोच को पढ़ना भी जरूरी है ना, वो लोग किस तरह के क्वेश्चंस को पसंद कर रहे हैं। ये टफ नहीं है बिल्कुल भी क्वेश्चन, सिर्फ तुम्हें लग रहा है। बच्चे ध्यान लगाओ, मैं पहले देता हूं, आप ध्यान दो इधर। आप पहले मुझे बताओ, बस देख कर बताओ एक एक बात, खुशी। इस वाले लेवल पे और इस वाले लेवल पे किस लेवल की एनर्जी ज्यादा है? पहले देखकर बताओ मुझे। 1 2 3 4 बताओ। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, किसकी एनर्जी ज्यादा है? फर्स्ट वाले की ज्यादा है। माइनस में 10 का होना मतलब ये ज्यादा है। क्या बात कर रहे हो? वैसे भी मोटे मोटे तौर पर बताया है, फर्स्ट एनर्जी लेवल से एनर्जी ज्यादा होती है सेकंड की, सेकंड से ज्यादा होती है थर्ड की। ऊपर की तरफ जाओगे तो एनर्जी बढ़ती है, ऊपर से नीचे आओगे तो एनर्जी घटती है। क्लियर? बताओ ऊपर से नीचे आते समय ये एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा या एब्जॉर्ब कर रहा होगा? एमिट कर रहा होगा, रेडिएट कर रहा होगा। कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा?
कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा? जितना एनर्जी डिफरेंस होगा। तो मैं कह रहा हूं आप अब देखो, एक रास्ता तो यह है कि हम सबकी अलग अलग, हाँ वो मैं वही तो कह रहा हूं, वो बेहतर होगा, वही करेंगे जो हम तुम बता रहे हो। लेकिन हम पहले बता देते हैं, एक बार ये भी कर सकते हैं कि पता लगा सबकी आप अलग अलग क्या निकालो, एनर्जी लेवल का डिफरेंस इज इक्वल टू, बताओ ना, दो एनर्जी लेवल का आप तो समझ लो भाई, पेपर में नहीं हुआ था, अब समझ लो, बार बार कह रहा हूं, किन्हीं दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस इक्वल होता है एच न्यू के। एच न्यू, डेल्टा ई बराबर एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा। क्लियर है? तो अगर किन्हीं दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस, आप कहिए सर मैं ए की पहले क्या पता लगा लूंगा, लैम्डा, फिर मैं बी का लैम्डा निकालूंगा, सी का लैम्डा निकालूंगा, डी का लैम्डा निकालूंगा, जिससे मैच कर जाएगा बोल दूंगा वही ट्रांजिशन सही है। इस केस में आपको 4 काम करने पड़ेंगे, 4 बार ये काम करना पड़ेगा। या फिर आप एक काम कर लो ना, 275 नैनोमीटर वेवलेंथ लेकर एनर्जी निकाल दो और फिर देखो कि दो एनर्जी लेवल का गैप उतने में कहां पर मिल रहा है। समझ में आ रही बात ना? तो हम कहेंगे सर डेल्टा ई बराबर क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। तो सर एच सी अपॉन लैम्डा लगाकर 6.63 फर्स्ट केस में निकालेंगे 275 के लिए। तुम समझ पा रही हो अभिषिता? पक्का? तो ये जाएगा 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी बताओ 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना है 275 नैनोमीटर। तो सर ये हो जाएगा 275 इंटू 10 की पावर -9। इसको सॉल्व करिए, मुझे जल्दी से डेल्टा ई निकाल के बताइए। आया क्या नैन्सी? कितना आया? बी आ रहा है, वेरी गुड। पहले तो मुझे बताओ ना तुम्हारा ये कितना आया, ये कितना है डेल्टा ई? अच्छा तुमने लैम्डा निकाला है और फिर पहले नहीं, मैं समझ गया। ई तुमने डेल्टा ई लिया, उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा निकाला, तो वो पहले पे नहीं मिला, दूसरे पे मिल गया, तुम खुश हो गई। अब लेकिन दूसरा वाला करोगे, इसके लिए तो तुम्हें चारों करके देखने पड़ेंगे ना अलग अलग। वो अलग बात है कि आपको पहले दूसरे पे मिल गया, अगर ना मिलता तो फिर यहां तक जाना पड़ता। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक ही बार हम काम करेंगे, हम इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे कहां ट्रांजिशन हो रहा है। तो किसी ने ये निकाला हो तो बताओ, नहीं निकाला तो करो अभी जल्दी, पहले डेल्टा ही निकालो। कृष्णा भाई मैं कम मना कर रहा हूं, लेकिन पहले जूल तो करो। ये जो मैं कर रहा हूं ये जूल में आएगा अभी। अब पहले जब तुम्हारा जूल में आएगा तो मैं उसको बदलवा दूंगा। देखो ये आएगा 7.2 इंटू 10 की पावर -19। बताइए आया कि नहीं आया? ये आएगा डेल्टा ई। अब इतना आ गया, ये जूल में है सर, इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देते हैं। 7.2 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये कैंसिल। अब जरा बताइए कितना आ गया, 4.65 आ गया, 4.5, हाँ सही कह रहे हो, 4.5 आएगा, 4.5 नहीं 4.5 नहीं आ रहा होगा यार, एग्जैक्ट 4.5 आ रहा है। ओके तो ठीक है, तो 4.5 आ गया। अब बताओ कहां, किन दो के बीच में 4.5 का गैप आएगा? अगर आपको डेल्टा ई निकालना है तो हम कहेंगे सर पहले वाले का डेल्टा ई1 कितना है, चलो बताओ डेल्टा ई ए कितना है। तो सर बताओ ना, ई2 माइनस ई1 या ई1 माइनस ई2। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव लाने के लिए ई1 माइनस ई2 कर दो, बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर दो, तो 0 माइनस -2 कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा ई बी कितना आएगा, वो 0 से कहां रहा है, यहां रहा है, 0 माइनस -4.5, नहीं समझे, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, ठीक है, कितना आएगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा E3 सॉरी डेल्टा EC। अगर आप इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को अभी भी नहीं समझे ना, तो फिर भाई इससे ज्यादा नहीं मेहनत की जा सकती। सोचो कि ये प्री बोर्ड में आया क्वेश्चन, फिर कह रहा हूं बोर्ड में भी आ सकता है, ये नहीं आएगा इसके जैसा कोई और इसका भाई आएगा, है ना, लेकिन तरीका तो पता होना चाहिए ना कि तरीका क्या है करने का, ठीक है। डेल्टा EC बताइए सर, ये हो जाएगा आपका EC हो जाएगा माइनस का 2 माइनस ऑफ माइनस का 4.5, मतलब कितना 2.5। डेल्टा ED बताइए, डेल्टा ED बोलो ना, ED आएगा सर माइनस का 2 माइनस माइनस का 10, मतलब 8 आ जाएगा। समझ गए? वैसे भी हमने डेल्टा ई जब सबका निकाल ही दिया, तो हम चाहते तो क्या भी कर सकते हैं, सबका अलग अलग लैम्डा भी निकाल सकते हैं, HC अपॉन डेल्टा ई करके। क्लियर है? अभी फिलहाल मेरा ये 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे मैच कर रहा है, बी वाले से, तो सर 275 के करस्पॉन्डिंग बी वाला होगा, हो गया। अब जरा एक बार 495 के करस्पॉन्डिंग बताओ जल्दी से, 495 के करस्पॉन्डिंग
495 का करस्पॉन्डिंग बताइए कौन सा आएगा? इतना भी फिर भी, हालांकि पहले से इंपॉर्टेंट लग रहा था लेकिन वो देख के और ज्यादा हो गया इंपॉर्टेंट। सुनो क्या है वो, उसने हमसे कहा आप इस डायग्राम को ध्यान से पढ़ो। हमने कहा ठीक है पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद उसने कहा कि ये देखकर बताओ इन 4 ट्रांजिशन में से कौन से ट्रांजिशन इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग है और इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि हर एक ट्रांजिशन कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ शो करता है। ठीक है, अब सर वो वेवलेंथ का रिलेशन ट्रांजिशन से क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है डेल्टा ई मींस एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड इज ऑलवेज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो रिलीज करेगा, नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो एब्जॉर्ब करेगा, पर करेगा उतनी जितनी रिलीज करेगा उतनी एब्जॉर्ब भी करता है। क्लियर? हमने सर हमें जो लैम्डा दिया था हमने पता लगाया कि अगर किसी वेवलेंथ, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जब वो जंप मार रहा हो इतनी हो तो वो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाकर डेल्टा ई बराबर HC अपॉन लैम्डा लगा करके डेल्टा ई निकाल लिया। जब डेल्टा ई आ गया तो हमें पता लगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आया सर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन 275 नैनोमीटर वेवलेंथ रखता होगा उसने कितनी एनर्जी रेडिएट की होगी, इतनी एनर्जी रेडिएट की होगी। अब इतनी एनर्जी रेडिएट करने के लिए सर उसे कहां से कहां जाना पड़ा होगा, तो इन चारों में से कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सर जीरो लेवल से जब वो -4.5 पे आ गया उसके पास शुरुआत में एनर्जी कितनी थी, 0। इसको देखो बी को, इसके पास शुरुआत में एनर्जी कितनी थी और यहां जब पहुंचा तो रह गई -4.5, तो कितनी घट गई, 0 में से -4.5 होना मतलब 4.5 घट गई। वो 4.5 ही उसने रेडिएट की है। तो 4.5 रेडिएट करने वाला कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन है, बी वाला। तो हमें बोलना है कि सर इसके करस्पॉन्डिंग बी वाला जो होगा, बी ट्रांजिशन। अब समझ में आया क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। क्लियर? बिल्कुल सिमिलरली हम क्या करेंगे अब सेकंड पार्ट के लिए, उसने 3 नंबर में 2 पार्ट दिए हैं बस। 495 का करस्पॉन्डिंग डेल्टा ई निकालेंगे। वो डेल्टा ई मेरे प्यारो आ जाएगा 8 के इक्वल, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। आ रहा है क्या? नहीं, सी वाले में कितना आ रहा है, 2.5 के इक्वल आ जाएगा। करके देखना, आ जाएगा पक्का। समझ गए? तो सब जो 2.5, अच्छा हमने वो काम क्यों किया, ताकि हम ये पता लगा सके कि ये एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग है। तो मैंने कहा भाई इसके ट्रांजिशन में एनर्जी का गैप आ रहा है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके ट्रांजिशन में एनर्जी गैप आ रहा है कितना, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस ट्रांजिशन में एनर्जी गैप आ रहा है कितना, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस ट्रांजिशन में एनर्जी गैप आ रहा है कितना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ऐसा कोई, अच्छा इसी क्वेश्चन को और बढ़ा सकता था, अगर उसका मन करता, उसे लगता है यार ज्यादा आसान हो गया तो एक नंबर के 3 पार्ट कर देता। फिर बोलता कि व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन ऑफ डी, मतलब डी वाले ट्रांजिशन से एसोसिएटेड वेवलेंथ कितनी होगी। तो डी वाले ट्रांजिशन की एनर्जी कितनी, डी वाले ट्रांजिशन में एनर्जी कितनी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सर डेल्टा ई को ले लेंगे कितना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन पहले उसको जूल में बदलेंगे, इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा लगाकर लैम्डा निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? और अच्छा, हाँ किसके नहीं, अभी के केस में तो आ रहा है ना बी, और नहीं भाई डी वाले में कहां आ रहा है बताओ। मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या कहने जा रहा हूं, दोबारा। इसमें बोला विच ऑफ द, सुनिए पहली बात तो कहा 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट है, 3 नंबर में एक नंबर में 3 क्वेश्चन हो सकते हैं आराम से। पहले में पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन डी, व्हाट इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन डी। पहले पार्ट में व्हाट इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन डी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन डी। ओके, सेकंड पार्ट में क्या कहा है, सेकंड पार्ट में कहा है which of the following transition has maximum wavelength and y and which of the following has minimum wavelength and y। मतलब सेकंड पार्ट में मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी और मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी। मैक्सिमम वेवलेंथ एंड y, किस ट्रांजिशन की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी और मिनिमम वेवलेंथ एंड y। हाँ हाँ सब में करो, क्या दिक्कत है।
भाई एच और सी को आप ऐसा यूनिट में लिखते हो ना, इसलिए मजबूरी हो जाती है। डेल्टा ई के क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एच में होता है जूल सेकंड, तो जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब एक साथ नहीं ले सकते, एक ही फॉर्मूले में है, मतलब वैल्यू निकालनी पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोगों को? पहले तो पूछा कि डी वाले, डी ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, डी ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। दूसरे नंबर पे पूछा मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी और मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी, और वाई, कारण भी बताना है। ठीक है ना, करो जल्दी, आदित्य करो, देर मत लगाओ। एक ही पूछा है, उसने पूछा मैक्सिमम मिनिमम, बस फिर अभी देखेंगे, एक बार रुक जाओ, फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चे। डी का निकालना है तो मुझे डेल्टा ई ऑफ डी चाहिए होगा। बताओ दीप्ति कैसे निकालूं डेल्टा ई ऑफ डी? डी वाले के लिए डेल्टा ई मतलब सर E1 माइनस E2, मतलब E1 माइनस E2 या EI माइनस EF, ये भी कह सकते हो EI माइनस EF। तो E इनिशियल कितना है बोलो ना डी वाले का, -1, फिर बीच में माइनस का साइन। दीप्ति क्या मसला है, बोलती नहीं, आवाज नहीं सुना देती। माइनस माइनस प्लस, 3 में से 1 गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। मुझे पता करना क्या है, डेल्टा ई पता करना था या लैम्डा पता करना था? लैम्डा। तो क्या फॉर्मूला लगाऊं डेल्टा ई के लिए? वेरी गुड, एच सी अपॉन लैम्डा बराबर कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदल लेंगे किसमें, जूल में, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। अगर तुम चालाक होते ना, अब तक इसकी वैल्यू मुझे बता चुके होते मल्टीप्लाई करके। कितनी होती है? चलो तो उसको याद रखो, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहां से लैम्डा बताइए कितना जाएगा सर? लैम्डा जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको जरा सॉल्व करो, लैम्डा बताओ। 6.18 इंटू 10 की पावर माइनस, बोलो बच्चों, 10 की पावर -7। ये अभी किस में आया, मीटर में। उसने अगर मुझसे पूछा है आंसर नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम, तो भाई ये मीटर में आया है। बताओ मीटर बड़ा है या नैनोमीटर? सर मीटर बड़ा है, तो मीटर को नैनोमीटर में बदलना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे? सर मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो ना? ये मीटर है, मीटर। क्यों मीटर में आया? क्योंकि हमने सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया था, तो फिर भैया आंसर भी ऐसा यूनिट में ही आएगा। तो लैम्डा को नैनोमीटर में निकालने के लिए 6.18 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 9, तो सर कितना आ जाएगा? 6.18 इंटू 10 की पावर 2, मतलब 618 नैनोमीटर। नैनोमीटर में लगभग कितना आएगा? 618 नैनोमीटर। एक मिनट बता रहे बच्चे, रुक जाओ। लैम्डा बताओ, लैम्डा ये कितना जाएगा एंगस्ट्रॉम में? 6.18 इंटू 10 की पावर 10। आपको पता है 10 की पावर 10 होता है एंगस्ट्रॉम, -10 नहीं होता। नहीं, देखो अविनाश को अभी भी कंफ्यूजन है, कह रहा -10 होता है एंगस्ट्रॉम। -10 होता है कि 10 होता है? -10 होता है, सबको वही लग रहा है, पर मैं कह रहा हूं नहीं, 10 की पावर 10 होता है। नहीं समझे? यही तो तुम लोग की कंफ्यूजन है, बार बार कह रहा हूं। जब एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना हो तो 10 की पावर -10 होता है, और मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलना हो, यहां क्या करोगे? यहां मीटर में है, एंगस्ट्रॉम में बदलना है। मीटर बड़ा होता है, एंगस्ट्रॉम छोटा होता है, समझ गए? सुनो बहुत ध्यान से, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10, बट 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? बहुत अच्छे, क्योंकि बड़ा तो मीटर होता है ना भाई, तो मीटर को छोटे में बदलने के लिए तो 10 की पावर +10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, आसान समझ में आ गया? ओके, तो यह आएगा सर 6180 एंगस्ट्रॉम। ये दो आंसर हैं, बार बार कह रहा हूं। अब बताओ, आप मुझे बताओ मैक्सिमम किसकी होगी? कैसे पता चला ये वाले की? सर पहले, सबसे पहले हम A B C D E सबका क्या निकालेंगे? एनर्जी डिफरेंस। अरे यार ध्यान नहीं दे रहे, देखो मोहन क्या बात है, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? मैं पूछ रहा हूं मैक्सिमम और मिनिमम बतानी। मैक्सिमम किसकी होगी?
तो पहली बात, वेवलेंथ मैक्सिमम उसकी होगी जिसकी एनर्जी लेवल कम होगा, मतलब एनर्जी डिफरेंस कम होगा। कारण डेल्टा ई बराबर होता है एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा बराबर होता है एच सी अपॉन डेल्टा ई। समझ गए? तो मेरे प्यारो, जिसका एनर्जी डिफरेंस कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा, और जिसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो रीजन में तो यही लिखना है, सिंस द वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जी लेवल। क्लियर है? बहुत अच्छे। लेकिन यहां पर कैसे बताना है? देखो, आपको पहले क्या करना था, लैम्डा निकालना है पहले। अच्छा नहीं, सॉरी, उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सबका अलग अलग एनर्जी डिफरेंस पता करना पड़ेगा। जिसका सबसे कम एनर्जी डिफरेंस होगा उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। जाओ भाई। क्या हुआ? काम के नहीं। इधर आओ, मुझे आओ। मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। मुझे बताओ। मुर्गी अंडा देती है, गाय दूध देती है, ऐसा कौन सी चीज है जो दोनों देती है? दुकानदार। चलो ठीक है, अब जाओ, है ना? मजाक ना किया करो, पढ़ाई किया करो, ठीक है ना? जाओ, मस्करी ना किया करो, ठीक है? जाओ, लोग की छुट्टी जल्दी होगी क्या? भैया एकदम टाइम के लिए आज बोल रहे थे, अब आप भी एकदम तो तुम तो टाइम पे नहीं आए थे ना? तब भी बच्चे नहीं आए थे, कह रहे थे। चलो ठीक है, इनको डांट दूंगा, है ना? एकदम शाम कल मैं टाइम पे छोड़ दूंगा, कल मैं टाइम पे छोड़ दूंगा, ठीक है? ओके। ये लोग कल बहुत दुखी हो गए थे, कल मैंने लोगों को छुट्टी कर दी था। एकदम कौन? स्पेस चेंज ही नहीं हो रहा उनका, और छोड़ दो अब एकदम। नहीं, अभी थोड़ी, आज थोड़ी ना कहा होगा, आज ही डांटे हैं मुझे। कोई बात नहीं, डोंट वरी। तो मेरे मामले में मैं तो कभी नहीं कहता हूँ ना, कोई बात नहीं। काम लेते हैं और कल से मैं टाइम मैं छोड़ दूंगा टाइम लेते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है? तब जब गुस्सा हूँ मैं तो अपना फेस भी नहीं बदला, मैं कह रही हूँ अब बस तो बस ऐसे, अब बस तो बस, अब छोड़ो। किसकी थी आज क्लास? 12 वालों की थी ना? और ये आई नहीं, 3 या 4 बच्चे थे और 6 बजे के बाद ही आस्था वास्ता आ रहे हैं। बच्चे ही नहीं है तो कैसे कर, शुरू ही नहीं कर पा रहे। चलो, कल से इन लोगों को भी डांटूंगा, टाइमली तुम्हारी क्लास शुरू कराएंगे, ठीक है ना? तुम कल टाइम पे आना, मैं पक्का टाइम पे छोड़ दूंगा, ठीक है? ओके। कल तो वैसे भी 11th की रहेगी ना? 11th की रहेगी, ठीक है? मैं उनको कल टाइम पे छोड़ दूंगा, ठीक है? हाँ भाई, हुआ क्या? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, दे मत लगाओ। अरे क्या बताना चाह रहा था मैं, आप बस इतना करोगे। बताओ इसके बीच में कितना गैप, भाई बोलो जल्दी जल्दी। सर 1 का। इस वाले पे बताओ सर, 0 और 3 के बीच में 3 का। इस पे बताओ, अरे नहीं, इस पे बताओ पहले, इस पे 0 और 10, सर 10 का। समझ रहे हो ना? इस पे बताओ जल्दी से, 1 और 3, सर 2 का। यहां बताओ ई वाले पे 1 और 10, 9 का। बोलो है कि नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, सबसे कम एनर्जी गैप किस में आ रहा है? ए में। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? ए की। समझ गए? पक्का? उसने केवल इतना ही, सेकंड पार्ट में इतना ही पूछा था कि कौन सबसे ज्यादा रखता है। कभी कभी ये भी हो सकता है बोलेगा किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी और कितनी होगी, किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी और कितनी होगी, ठीक है ना? तो कितनी होगी का मतलब है वो भी निकाल देंगे हम आराम से, ठीक है? ओके। दूसरा, सबसे कम किसकी होगी? सी वाले की होगी। सबसे कम किसकी होगी? सी वाले की होगी। और रीजन तो वही है दोनों के लिए, ठीक है ना? कि सर जिसकी एनर्जी ज्यादा, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो, ठीक है ना? आगे बढ़ते, ठीक है ना? हाँ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। लिखिए, फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द, फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द find out the longest wavelength of the Lyman series of hydrogen spectrum. Find out the longest wavelength of the Lyman series of the hydrogen spectrum. पहला. And also find out the wavelength of the limit of this series. And also find the, ये जो चैप्टर है ना ये टफ नहीं है लेकिन का वेटेज ठीक ठाक है,
ऑल्सो फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लिमिट ऑफ दिस सीरीज। हाँ पहले सुनो, देखो सर अब ध्यान नहीं दे रहा मैं बात पे, है ना, मैं क्या पूछ रहा हूं, कहां सुन लिया, कुछ नहीं सुना। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट, क्या लिखा, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, हो गया। दूसरे पार्ट में पूछा है ऑल्सो फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द लिमिट ऑफ दिस सीरीज, लिमिट ऑफ दिस सीरीज। ओके, दो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में, करने की कोशिश करिए, उम्मीद है कि कर पाएंगे। बस इतना ही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्या लगाओ, सुनो अच्छा से मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो पहली बात तो लाइमन सीरीज किसको कहते हैं, जब सर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर से फर्स्ट में आ रहा हो, ग्राउंड स्टेट में आ रहा हो, इसका मतलब NF क्या हो गया 1 और NI क्या हो गया, सर अभी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता, मुझे तो पता है, बोलो कैसे। अभी तो बताया 1 मिनट पहले, जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस उतनी ही कम वेवलेंथ, जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस उतनी कम वेवलेंथ, जितना कम एनर्जी डिफरेंस उतनी ही ज्यादा वेवलेंथ। भाई अब ध्यान ले लो यार, ये बात तुम्हारी गुनगुनाहट मेरी कानों तक घुस रही है ना, बहुत तेज घुस रही कानों में। सुनो मैंने क्या कहा, जितना ज्यादा एनर्जी गैप उतनी ही कम वेवलेंथ, और जितना कम एनर्जी गैप उतनी ज्यादा वेवलेंथ। तो हमसे क्या पूछिए, लॉन्गेस्ट, मतलब सर एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट, मिनिमम। जब एनर्जी गैप मिनिमम होगा तभी तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी। तो बताओ एनर्जी गैप लाइमन के लिए, लाइमन का NF तो होता है 1 और NI जो है ना इसके ऊपर कहीं भी होता है। आप मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप मारे, यहां से जंप मारे, किस केस में एनर्जी गैप ज्यादा होगा, सर इस केस में एनर्जी गैप कम होगा, इसमें ज्यादा होगा। जितना हाइयर से आएगा उतना ही ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। तो सर मुझे तो कम से कम एनर्जी चाहिए, तो कम से कम एनर्जी मतलब जो सबसे पहला ट्रांजिशन होगा, मींस सर सेकंड से फर्स्ट में जब आएगा, ये सोचना पड़ेगा पेपर में बैठ के। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। इतना ज्यादा मैंने इस पे करवा दिया, मुझे पता है ना, मुझे लग रहा है कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप फंस जाते हैं, अगर मैं इतना ना पढ़ाता इसको, इस चैप्टर को, समझ गए। अभी मैं फिर कह रहा हूं, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ उसकी होगी जिसकी सर एनर्जी गैप शॉर्टेस्ट होगा। तो मैं कहूंगा भाई NI कौन सा होना चाहिए, 2। सेकंड एनर्जी लेवल से अगर फर्स्ट में आएगा तो ये पहली लाइन होती है। अच्छा एक और बात याद रख लो, किसी भी सीरीज की, सुनो अब ध्यान से, किसी भी सीरीज की पहली लाइन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और आखिरी लाइन की वेवलेंथ सबसे कम होती है। आखिरी लाइन किसे कहते हैं, जब इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन आए और उसके जिस भी लेवल पे आना है उस पे आके रुक जाए। नहीं समझे, लाइमन की आखिरी लाइन कौन सी होगी, सर इन्फिनिटी से जो फर्स्ट पे आके रुक जाए, इन्फिनिटी से जो फर्स्ट पे आके रुक जाए। इसने जो ये वर्ड यूज किया, इसकी लिमिट ऑफ, इस सीरीज की लिमिट वाली, इस सीरीज की लिमिट कहां लिमिट आएगी, सर लिमिट तो वहीं जाके आएगी ना जब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन जंप मार रहा होगा नीचे। दोनों केस बता दिए मैंने, समझो उसने। अच्छा वो इसी का दूसरा नंबर भी ले सकता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ऐसे भी कह सकता था व्हाट इज द लॉन्गेस्ट एज वेल एज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। तो लॉन्गेस्ट होती है पहली, शॉर्टेस्ट होती है आखिरी। लॉन्गेस्ट के लिए, लाइमन के लिए 2 से 1 में ले आओ, शॉर्टेस्ट के लिए इन्फिनिटी से 1 में ले आओ। तो अब लैम्डा निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे 1/λ इक्वल टू क्या होता है, RH इंटू 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। निशान ध्यान लगाओ इधर, देखो कितना काम का फॉर्मूला है, 10967800 इंटू में 1/NF का स्क्वायर, NF बताओ कितना है 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, यहां से 1/λ आएगा। क्लियर, 10967800 और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3/4। इसको सॉल्व कर दो तो यहां से 1/λ आ जाएगा, और 1/λ आ गया तो उसका रेसिप्रोकल करके लैम्डा आएगा। 1/λ पहले आएगा, फिर उसका रेसिप्रोकल करके लैम्डा आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा 1/λ कोई बात नहीं है ना, तो अभी देखते हैं। देखो हाँ 1.21 है बच्चे। अभी 1/λ की वैल्यू, यार इसने 1/λ नहीं दिया, सीधे लैम्डा दिया है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। आप यहां से 1/λ निकाल लीजिएगा। लैम्डा की वैल्यू इसने दी है 1.215 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। बताओ मीटर में आई ना, ये एंगस्ट्रॉम में बताओ बच्चों, इसी को जल्दी से एंगस्ट्रॉम में बताओ। 1 2 तुम बात कर लो है ना,
कॉल करो। 1215 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। तो सर आंसर हो जाएगा 1215 एंगस्ट्रॉम। ये मेरे प्यारो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, मतलब लाइमन सीरीज का जो मेंबर होगा, लाइमन सीरीज का जो फोटोन होगा, मेरे पास आ रही क्या फिर से, एक मिनट तुम अब कॉल करो है ना, कट गया कॉल, ठीक है हो गया। बताओ भाई अभी बताओ दूसरा वाला बताओ जल्दी से। इनफाइनाइट कौन सा वाला, इसी के सेकंड पार्ट का आंसर सर शॉर्टेस्ट निकालनी है, शॉर्टेस्ट मतलब 1/λ बराबर RH इंटू बोलो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। भाई 1/∞ हमेशा 0 होता है, 1/∞ 0, तो 1/λ बराबर सीधे RH, तो 1/λ बराबर 10967800। सर लैम्डा बराबर 1/10967800। इसको कैसे सॉल्व करना है सर, इसको लिख देंगे 1 इंटू 10 की पावर, एक काम कर लेंगे इसको लिख देंगे कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो लेंगे 2 4 6 8 8 जीरो लेने मतलब इससे बड़ा बन गया ये इंटू में बोलो कितना लिखूं 10 की पावर -8 है 10 की पावर -9 पक्का 10 की पावर -8 ये कहना चाह रहे हो, अभी कोई डाउट है। अपॉन में कितना 10967800, इन 2 जीरो से 0 गया, इससे इसको डिवाइड कर देना, उसी जैसा आंसर आने लगेगा। आ गया, कोई डाउट है नहीं, बड़ा आएगा उससे 12 पॉइंट कुछ करके आएगा मेरे में, अभी जो मेरा आएगा वो 12 पॉइंट कुछ करके आएगा, ठीक है। नैन्सी नहीं समझ में आ रहा क्या, नैन्सी क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही है, आंसर तो ये है, अच्छा सॉरी वो नहीं वो तो उसका है पहले वाले पार्ट का आंसर, इसका आंसर क्या है 912 आएगा कुछ करके। हाँ यार मेरे हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, मेरे वाले का आंसर आएगा 9.12 इंटू 10 की पावर -8 ये आएगा इतना मीटर। अब लैम्डा एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 912 आ जाएगा। अरे नहीं समझे, देखो एक बात बताऊं, जो इतनी मेहनत इसलिए लगती है जब बच्चे साथ नहीं देते। अभी तुम लोग अगर उधर से थोड़ा सा भी मेहनत कर लो ना, उधर थोड़ा सा अगर मुझे मतलब सपोर्टिव हो, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहोगे, अच्छा करना तो पड़ेगा। आप लोग इस उसमें हैं कि किसी तरह कोई कह दे कि ये बिना किए काम चल जाएगा, आप ये सुनना चाहते हैं बस, है ना। अभी तो सभी जा रहे हैं बस 10 मिनट बाद, अभी जा रहे हैं, ठीक है जो है ना। तो अभी बात समझ में आ गई ना, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो भाई, छोड़ो हो गया बहुत, एक ही क्वेश्चन में मैं क्या बताऊं, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए तुम लोगों को। अब इसने कहा है वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, अच्छा बताओ विजिबल रेंज कहां से कहां तक होती है, बामर में होती है, लेकिन कितने नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर तक सर 450 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच क्या होती है विजिबल रीजन होता है 450, ठीक है ना, 450 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक विजिबल रेंज होती है, विजिबल रेंज, क्लियर है ओके। इसने कहा द वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज लाइंग इन द रेंज ऑफ 450 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझिए बामर सीरीज की वेवलेंथ रेंज 450 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच होती है। वर यूज्ड टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। सुनो आयते ध्यान दो ठीक है, ये बच्चे ध्यान लगाओ उधर। इसने कहा देखो सुनो 450 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में क्या होती है विजिबल रेंज होती है,
उसने कहा हमें बामर का, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बामर सीरीज के किसी एक इलेक्ट्रॉन का, ध्यान दो तुम्हें ना आदित्य, क्वेश्चन पे ध्यान दो, वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। पहली बात, बामर सीरीज में जो भी वेवलेंथ आएगी वो 450 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच होगी। उसने कहा बताओ बामर सीरीज का कौन सा ट्रांजिशन कराया जाए। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, बामर सीरीज का कौन सा ट्रांजिशन कराया जाए ताकि उस ट्रांजिशन से इमिट होने वाली एनर्जी को किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस पे डालें। फोटो सेंसिटिव सरफेस मतलब इस पर डालें और इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इजेक्ट हो जाए, और वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर के इजेक्ट हो। बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द फोटोन। सही है गलत है? एक बार फिर से सुनो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द फोटोन। यस सर सही है, समझ गए ना? जितनी ज्यादा एनर्जी लेकर फोटोन आएगा उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। वो तो बिना उसके तो निकलेगा नहीं। जब मैंने बोला इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मैंने ऑलरेडी बोल दिया इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन मींस इजेक्ट हुआ है। अब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मतलब जितना लेके आया उसमें से कुछ तो खर्च हो जाएगा इजेक्ट करने में, बचा हुआ जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम कब होगी? सर जितनी ज्यादा एनर्जी लेके आया होगा उतना ही ज्यादा रेस्ट में अमाउंट बचेगा उसके पास। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आया 50 जूल लेके, कोई आया 5000 जूल लेके, और 50 वाले से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, 5000 वाले से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? 5000 वाले की। तो फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड किया कि नहीं किया? बहुत अच्छे, ओके सुनो, समझ में आ रहा है? तो उसने हमसे ये कहा कि हम बामर सीरीज का कौन सा ट्रांजिशन कराएं ताकि उसकी एनर्जी को इस सरफेस पर डालकर, जिस सरफेस का वर्क फंक्शन कितना दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई बढ़िया क्वेश्चन है यार, एक दोनों का मिला के यार, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और दो को मिला के, 2 चैप्टर को मिला के क्वेश्चन बना दिया, बढ़िया क्वेश्चन है। इसने कहा हम बामर सीरीज की कौन सा ट्रांजिशन कराएं ताकि इस फोटो सेंसिटिव सरफेस पर उस एनर्जी को डालकर इससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाए और वो इलेक्ट्रॉन भी मैक्सिमम एनर्जी लेकर के आता हो। तो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन will be maximum when the incident radiation has maximum energy। बताओ इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं दिया ना अभी? मैंने बस इतना ही बताया कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, अगर उस पर पड़ने वाले रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होगी। तो सही है या नहीं है? हाँ क्लियर है? बहुत अच्छे। अब भाई पता लगा लेते हैं कि बामर सीरीज में सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन कौन सा होगा, वही उसने पूछा है हमसे। आई बात समझ में? अब जरा मुझे बताओ बामर सीरीज से होने वाले ट्रांजिशन की एनर्जी, ट्रांजिशन वाले फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? वेवलेंथ पे। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, समझ में आ रही बात ना? तो सर हम बामर का कराना शुरू करेंगे। बताओ बामर का फर्स्ट ट्रांजिशन ऑफ बामर का लैम्डा बताओ कितना होगा? तो सर यहां से निकालेंगे 1/λ1। ध्यान सुनिएगा, 1/λ1 बराबर कितना? RH इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर? सर इसका आंसर बताइए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 - 4 मतलब 5 कुछ बताएंगे? 5/36 RH। बोलो होगा कि नहीं? अरे भाई 9 - 4 अपॉन 9 × 4 मतलब 36। क्लियर है? बहुत से 5/36 RH। RH की वैल्यू रख देंगे, बाद में रखना, आप रखते रहना, मैं समझा रहा हूं। λ2 निकालेंगे, RH बराबर कितना? तो हम कहेंगे सर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ऐसे ही इसको निकाल लेना। 1/λ3 हम निकालेंगे RH = 1/3 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर।
पहले मुझे बताओ एक बार, ये 16 माइनस 4 कितना आ रहा है? पक्का सही बताना भाई। 3/16 RH। फिर ये बताओ कितना आ रहा है? 25 में 4 क्या 21 अपॉन 50, यही आएगा क्या RH? आप मुझे बताओ, जैसे जैसे हम पहले ट्रांजिशन की मैंने एनर्जी देखी, सुनो ना ध्यान से, मैंने कहा पहले ट्रांजिशन की एनर्जी आएगी कितनी? ये आएगी, आप करके देख लेना, मैं बता रहा हूं आपको। पहले ट्रांजिशन की एनर्जी आएगी 657 नैनोमीटर। 657 25 को 100, हाँ 100, ठीक है। ये आएगी 657.5 नैनोमीटर। ये भी मैं बता दे रहा हूं डायरेक्ट निकाल करके, ये आएगी 487 नैनोमीटर। क्योंकि ये निकालना तो अब ये तो सिखा दिया मैंने ना, अगला स्टेप देखते हैं। फिर तीसरे वाले की आएगी 434.9 नैनोमीटर। बताओ मेरे प्यारे, मुझे इतना बताना शुरू करो, जैसे जैसे ट्रांजिशन का लेवल बढ़ रहा है, ये वेवलेंथ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। क्लियर है ना? अगर मैंने इसके ऊपर का लेवल ले लिया, एक और, अभी ध्यान सुनिएगा, ये जो आई है ये वाली एनर्जी, ये सर उस रेंज के बाहर आ गई, नहीं समझे? उसने हमसे केवल ये कहा हमें 450 नैनोमीटर से लेकर 500-700 नैनोमीटर के बीच का ही कोई ना कोई फोटोन डालना है। मतलब हमें ट्रांजिशन वो ढूंढना है जो कि मैक्सिमम एनर्जी रखता हो, पर रहता कौन सी सीरीज में हो? बामर सीरीज में। तो सर बामर सीरीज में हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, वेवलेंथ और घटती जा रही है और ये विजिबल रेंज के बाहर जाने लगी है। समझ में आ रही बात ना? क्लियर है? मतलब 450 के बाहर जा रही है। तो 450 यानी कहने का मतलब ये, वैसे तो ये है जिसकी वेवलेंथ जितनी कम उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, लेकिन सर कम से कम एनर्जी भी तो एक रेंज के अंदर रखनी है ना, कम से कम। तो फिर नहीं तो ये कहते चल जाओ कि सर इसको आप वेवलेंथ को 0 कर दीजिए, एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी। समझ रहे हो ना? वो नहीं करना है, इस रेंज में रखना है। तो ये तो चला गया इस रेंज के बाहर, और हमें कम से कम लाना था, वेवलेंथ को कम से कम लाना है और रेंज के अंदर भी रखना है। तो वेवलेंथ कम से कम और रेंज के अंदर कौन सी वाली है? 487। तो हम बोलेंगे सर सेकंड वाला ट्रांजिशन अगर कराया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। तो आप सेकंड ट्रांजिशन से पहले एनर्जी पता कर लो कितनी है, फिर उससे क्या निकाल सकते हो? काइनेटिक एनर्जी। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया क्वेश्चन? 100% पक्का? बहुत से नोट करो इसको। मतलब बार बार कह रहा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं मुझे लग रहा है कि आपके समझ में आ जाना चाहिए। वैसे आज तक क्लियर हुआ गया? श्योर? बहुत अच्छे भाई। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बस अब मैंने बस इस पे आज जितने क्वेश्चन कराने थे करा दिए, इसके बियॉन्ड मैं एक क्वेश्चन अब इस पे नहीं कराऊंगा। आप लोग घर पे बैठ करके आराम से क्वेश्चन लगाइएगा। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ रहे होंगे। आई मीन बस न्यूक्लियाई वाला पार्ट पढ़ेंगे कल, ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना काफी है।